दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे, और यह है आपके सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। उसका मेजबानी किसने किया था, यह आपका प्रश्न है। तो ये जो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में, उसका मेजबानी जो है ना वो ड्यूक मेटरनिक के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? एक घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो अगर मैं पूना पैक्ट का बात किया जाए तो ये आपका 1932 में हुआ था। और हुआ किसके किसके बीच में था? तो अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में रेंडर पेस्ट, जिसको क्या बोलेंगे, मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैला था? तो याद रखिएगा 1890 के दशक में फैला था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका इंग्लैंड यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो कागज बनाने का जो पहला कारखाना है ना वो जर्मनी में खोला गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बृहद उत्पाद की नीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी? तो हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। और ये क्या था? एक कार कंपनी का मालिक था। ये कार बनाने का क्या करती थी, काम करती थी। अगला प्रश्न है आपका कि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक जो था उसका क्या नाम था? विक्टर एमेनुअल। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो रखिएगा बुर्बो राजवंश। किसका? बुर्बो राजवंश। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो रखिएगा 1932 को। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो देखिए आंसर जो आपका सही होगा ना 1917, जो आपका सही आंसर होगा 1917, कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से जो गिरमिटिया मजदूर जो है उस व्यवस्था को 1917 में समाप्त किया गया था। याद रखिएगा इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? तो वहां सबसे ज्यादा सिंचाई कार्य होता है ना, यानी कि ज्यादातर कृषि होता है। इसके कारण जो है भू निम्नीकरण की समस्या आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? तो रखिएगा 33%। कितना हो जाएगा? 33%। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटने का काम करती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा IUCN। क्या हो जाएगा? IUCN। अगला प्रश्न है आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी में। और है कहां पे? तो उड़ीसा में। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रह का तकनीक नहीं है? यानी कि इनमें से कौन जो है वो प्राचीन जल संग्रह का तकनीक नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए, बहुउद्देशीय बांध। बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो है ना ये आधुनिक जल संग्रह की तकनीक है। और छत वर्षा जल संग्रह, गुलयरकुल, जोहाड़ और खादिम, ये सारे जो है प्राचीन क्या है आपके? प्राचीन तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि रेशम कीट पालन से क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन जो होगा सेरीकल्चर कहलाता है। मछली पालन जो है आपका वो क्या कहलाता है? आपका पीसी कल्चर कहलाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वह प्राकृतिक समरूप, देखिए तक की जगह क्या होगा? तत्व। वह प्राकृतिक समरूप तत्व जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है क्या कहलाती है? तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि चीनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चन्नेपतन। चंदे बंदरगाह जो है आपका सबसे प्राचीन और कृत्रिम बंदरगाह यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया है।
अगला प्रश्न है 1917 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितना बार संशोधन किया गया? तो 4 बार संशोधन किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या समझते हैं? तो देखिए सत्ता का 2 वितरण होता है, एक तो क्षैतिज और दूसरा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज वितरण में सत्ता जो है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभक्त होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण जो होगा उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में क्या होती है? विभाजन होती है। तो यहाँ पे जो क्षैतिज वितरण है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट कब लागू किया गया था? तो 1956 में, और इससे बनने वाला जो पहला राज्य है उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। ये बात याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? तो इसको गठबंधन का सरकार बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा तरीका है ना, यहाँ पर तरीक की जगह क्या होगा? तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है? तो लोगों को सशक्त बनाना, लोगों का सशक्तिकरण, लोगों को ज्यादा ताकतवर बना दो, तो वहां का क्या होगा? लोकतंत्र की राजनीति जो हो ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बेल्जियम में जल युद्ध किसके खिलाफ था? तो पानी के निजीकरण के खिलाफ, लोकतंत्र को कायम बनाने के खिलाफ, सैन्य शासन व्यवस्था के खिलाफ और निरंकुशता के खिलाफ। तो पानी के निजीकरण के खिलाफ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार। ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा? ये सभी। तो ये सभी एक लोकतंत्र सरकार जो होगा वो उत्तरदायी भी सरकार होगा, एक जिम्मेदार सरकार होगा और एक वैध सरकार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों को निपटारा कौन करता है? तो न्यायपालिका के द्वारा क्या होता है कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी विवाद होगा उसको निपटारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषा है, जो कि संविधान का जो 8वीं अनुसूची है ना उस पे वर्णित है। तो याद रखिएगा कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या वर्णित है, जिसकी संख्या कितनी है? 22 है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि नेपाल में सन 2006 में अप्रैल माह में आंदोलन का क्या कारण था? तो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए नेपाल में 2006 में क्या हुआ था? अप्रैल महीना में आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या है? यानी कि अगर वो ज्यादा विकसित है तो उसके क्या कारण है और वो क्या चाहता है? ऑप्शंस क्या है? बेहतर मजदूरी करना, फसल का उचित मूल्य पाना और अधिक बिजली प्राप्त करना। तो गौर कीजिएगा, एक जो उद्योगपति होगा ना ये चाहेगा कि हमें अधिक से अधिक बिजली प्राप्त हो, ताकि हम लोग क्या करेंगे कि अपना विकास कर पाएंगे। आप समझो, बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन डी मारेंगे, और ऑप्शन डी जैसे मारेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा समझना। अगर एक उद्योगपति है तो वो क्या चाहेगा? बेहतर मजदूरी। अब मान लो कि अगर मैं एक फैक्ट्री खोल रहा हूं और मैं अगर मजदूरों को अधिक मात्रा में मैं क्या कर रहा हूं? पेमेंट दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये उद्योगपतियों के लिए क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अच्छा उद्योगपति चाहेगा कि उसके पास काम करने वाले जो लोग हैं वो कम से कम मजदूरी ले, फसल का उचित मूल्य नहीं, वो चाहेगा कि कम से कम रेट में क्या मिले? मुझे फसल मिले। यानी कि ये दोनों जब नहीं होगा, वो चाहेगा क्या कि मुझे उत्पादन करने के लिए बिजली जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में मिले। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यानी कि किसी देश का अगर जनसंख्या हमको देखना है तो वो किसके आधार पर उसका विकास जो होगा तय होगा? तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति का आधार, औसत शक्ति आधार, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सोचो कि अगर किसी विकसित देश की बात किया जाए तो वहां पे एक व्यक्ति जो होगा उसका प्रति व्यक्ति ज्यादा होगा, ज्यादा कमा रहा होगा, वहां के लोग ज्यादा स्वस्थ होंगे, बीमार कम पड़ते होंगे, और उनकी जो साक्षरता दर है, उनकी पढ़े लिखे का जो साक्षरता दर वो भी क्या होगा? ज्यादा होता होगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक उत्पादों को
विनिमय के माध्यम से, उपयोगी के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र का अंतर्गत आता है? यानी कि ऐसे वस्तु जो प्राकृतिक क्षेत्रों में उत्पादित किया गया उसका विनिमय माध्यम से उसको उपयोगी वस्तु में बदलने की प्रक्रिया किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, जीडीपी का मतलब क्या है? तो इसको बोलते हैं ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? देख सकते हो कि यहाँ पे मृदा नहीं, क्या होगा? मुद्रा। क्या हो जाएगा आपका? मुद्रा। क्या हो जाएगा? मुद्रा। तो मुद्रा के निम्नलिखित क्या कार्य है? तो विनिमय, भुगतान का माध्यम, मूल्य का मापक, विश्लेषित भुगतान का मान, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ये सभी का सभी काम है एक मुद्रा का, ठीक है, यानी कि पैसे का। अगला प्रश्न है, आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? देखो, एक व्यक्ति कमाया तो जितना कमाया वो आय हो गया, उपयोग माने क्या हो गया? खर्च, जितना खर्च किया। तो मान लो एक व्यक्ति 10,000 रुपया कमाता है और वो 8,000 रुपया खर्च करता है, तो कितना बचा? बोलोगे 2,000 बचा। तो यानी कि आय और उपभोग माने खर्च के बीच का अंतर क्या कहलाता है? आपका बचत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO के प्रमुख कार्य क्या है? तो वो क्या करता है? विश्व व्यापार को बढ़ाता है, सही बात है। विश्व व्यापार संबंधित नियमों को बनाता है, यह भी बात सही है कि भाई आखिर किस तरह का नियम चलेगा, यह भी करता है। और विदेशी निवेशों के उदारीकरण का समर्थन करता है, यानी कि जो भी अवरोध है जिससे हम लोग निवेश नहीं कर पाते, इसको भी कम करने का काम करता है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी क्या होगा? विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करता है। इनका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों के मानक तय करने का काम करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन क्या? ISI, ISRD, ISO और WCF। अब आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उत्पादन होते हैं ना उसका मानक तय करने का काम कौन करता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला प्रश्न देखिए, शब्द की जगह क्या होगा? सामान। सामान खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि हमें एग मार्क हो, है ना, या ISI मार्क हो, ये सारे मार्क हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि सामान खरीदते समय हम लोग ISI मार्क को देखेंगे और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको देखते समय हम लोग क्या करेंगे? एग मार्क वगैरह जो है देखने का काम करते हैं। तो जो भी सामान खरीदेंगे तब ISI मार्क को देखते हैं। और अंतिम प्रश्न क्या है आपका कि वैश्वीकरण से देशों के बीच में निम्नलिखित की तीव्रता बढ़ती है? तो माल और सेवाओं का, निवेश का, तकनीक का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा कि जब वैश्वीकरण होगा तो उससे दो देशों के बीच में जो भी माल होगा, जो भी सेवाएं होंगी, जो भी निवेश होगा, जो भी तकनीक होगा, उसका तीव्रता से आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। तो जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे मैंने आपको करवा दिया। आगे भी हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी कोई भी कमी ना रह जाए, आपको किसी तरह का कमी ना रह जाए। तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।